चलिए, स्क्रीन विजिबल है बच्चों? यस सर। चलिए, वेरी गुड। तो बच्चों, हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ रहे थे। हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला, और मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हमने पढ़ा था। कोई बता सकता है व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास? सर डेंसिटी इंटू लेंथ मास। बताइए मोमेंटम ऑफ। बच्चों, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ा था, P इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यही पढ़ा था। यस P सर। equals to total mass of system multiplied by velocity of the center of mass। उसके अलावा फोर्स क्या होता है न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें पता है। फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये किसी भी सिस्टम पे फोर्स होता है। अब अगर बच्चों नेट फोर्स किसी भी सिस्टम पे अगर जीरो होता है, अगर नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो होगा, तो क्या मोमेंटम आपका कंजर्व हो जाएगा? डेल्टा पी इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा पी क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, डेट इज पी फाइनल माइनस P initial equals to zero. That gives sense. P final is equals to P initial means अगर external force system पे zero होता है, तो the total linear momentum of the system is remains conserved. Yes or no बच्चों? यस सर। Yes. अगर external linear momentum of the system जीरो है। चलिए, तो ये क्या सेंस दे रहा है बच्चों? अगर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब पार्टिकल, या पार्टिकल की बात नहीं, हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। अगर नेट फोर्स जीरो है सिस्टम पे, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगा, तो पार्टिकल रेस्ट पे है तो रेस्ट कंडीशन पे रहेगा, पार्टिकल मोशन में है तो मोशन में रहेगा। यस और नो बच्चों? यस सर। यस, है ना? चलिए, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहां पे हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कराने वाले हैं। सम एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सम एग्जांपल्स ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए बच्चों, हमने अभी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था फोर्थ चैप्टर में, और प्रोजेक्टाइल मोशन में ये पढ़ा था जब किसी पार्टिकल को किसी यू स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। यस और नो? यस सर। यस यस। सर। किसी भी पार्टिकल को वर्ट हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है, तो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। बच्चों, क्या हो अगर कोई प्रोजेक्टाइल इसके प्रोजेक्ट ट्रेजेक्टरी में, ड्यूरिंग द ट्रेजेक्टरी या ड्यूरिंग द मोशन, ये ब्रेक हो जाए, दो पार्ट में ब्रेक हो जाए, तब क्या होगा? तब देखिएगा, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, द सेंटर, या बेटा, ठीक है बेटा, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ प्रोजेक्टाइल continue to move continue to follow its parabolic path, the center of mass of a projectile continue to follow its parabolic path even if
even if it disintegrate even if it disintegrate in mid-air. तो बच्चों अगर कोई भी पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रेजेक्ट्री अगर ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, 2 या 3 टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है, तो बच्चों उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो 2 टुकड़े या 3 टुकड़े जो हैं पार्टिकल के, उन अलग अलग पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो कंटिन्यू उस पैराबोलिक पाथ को ही फॉलो करेगा। किस तरीके से करेगा देखिए, मान लीजिए ये प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करना था और वो ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा था। मिड एयर में बच्चों मान लीजिए मिड एयर में पार्टिकल के 2 टुकड़े हो गए, ठीक है, ये m मास का पार्टिकल था, इसके मिड एयर में 2 टुकड़े हो गए और एक टुकड़ा, देखो ये एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री को बता रखा है, एक ये एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री को बता रहा है, मैं इसको डॉटेड वे में बना देता हूं। ये तो थी एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री, अगर ये डिसइंटीग्रेट नहीं होता तो ये जमीन पे कहीं यहाँ गिरने वाला था। बट अब क्या होगा, इसके 2 फ्रेगमेंट हो गए, एक फ्रेगमेंट गिर गया यहाँ पे और एक फ्रेगमेंट गिर गया कहीं इस जगह पे, दूसरा फ्रेगमेंट गिर गया यहाँ पे। तो बच्चों मान लीजिए इसके जो 2 टुकड़े हुए थे, एक टुकड़ा जिसका मास m है और दूसरा टुकड़ा जिसका मास कैपिटल M माइनस स्मॉल m है, ठीक है जी। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा m और कैपिटल M माइनस m, ये कंटिन्यू इस पैराबोलिक पाथ को ही फॉलो करेगा बच्चों, क्लियर है। और अगर इस पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों का यहाँ पे होना है। मान लीजिए ये m मास सेंटर ऑफ मास है, x1 डिस्टेंस पे है और कैपिटल M माइनस स्मॉल m पार्ट सेंटर ऑफ मास है, x2 डिस्टेंस पे है। तो क्या बच्चों सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ मास का सम 0 होता है, यस और नो? सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ मास का सम 0 होता है, मींस m x1 प्लस कैपिटल M माइनस स्मॉल m इज x2 इक्वल्स टू 0। यही किया था बच्चों हमने अभी तक, हाँ या ना? 2 फ्रेगमेंट है m कैपिटल M माइनस m, ये इनका सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस x1 इसकी डिस्टेंस x2, तो मोमेंट ऑफ मास m इंटू x1 प्लस कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू x2 विल बी इक्वल्स टू 0। यस और नो बच्चों? सर इक्वल टू 0 क्यों किया? बेटा ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, इक्वल टू 0 क्यों होता है ये, यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ऊपर पढ़ा हुआ है। मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मास का 0 ही होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें इसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के बारे में। एक मटेरियल है रेडियो एक्टिव मटेरियल, अगर वो डिके होता है वो 2 अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। एक्चुअली मान लीजिए इनिशियली कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है और वो 2 फ्रेगमेंट में टूट जाता है, 2 पार्ट्स में टूट जाता है। इनिशियली अगर वो रेस्ट पे था तो उसका मोमेंटम क्या होगा बच्चों, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या 0 होना चाहिए वो? बताइए बच्चों। Yes, sir. Yes. तो अगर वो इनिशियली रेस्ट पे था, उसका मोमेंटम 0 है, तो जब वो डिसइंटीग्रेट होगा तो इस डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस के बाद वो 2 अलग अलग पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस में यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। और फाइनल मोमेंटम 0 हुआ, इस प्रोसेस में क्या होगा बच्चों कि जो दोनों पार्टिकल्स हैं
जैसे मान लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं, ये इनिशियली कोई पार्टिकल था ए, ठीक है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल, और ये इनिशियली रेस्ट कंडीशन पे था, ठीक है जी। तो डिसइंटीग्रेशन या डिके प्रोसेस में ये दो भागों में ब्रेक हो जाएगा, पार्ट बी और पार्ट सी में, ठीक है जी। दो भागों में ब्रेक हो गया, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अब बच्चों, पार्ट बी और पार्ट सी मान लीजिए मूव करते हैं, तो क्या बी और सी इस तरीके से मूव करेंगे कि इनका जो नेट मोमेंटम होगा वो 0 होना चाहिए। तो अगर ये मूव करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और अगर इनके मास अगर डिफरेंट डिफरेंट है, अगर इनके मास डिफरेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से ये मूव करेंगे, ताकि इनका नेट मोमेंटम 0 हो। यस और नो? मान लीजिए कि ये वाला पार्टिकल इधर मूव करा और ये वाला पार्टिकल इधर मूव किया, तो इसका मोमेंटम, मान लीजिए ये डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, तो सी का मोमेंटम हो जाएगा पॉजिटिव, बी का मोमेंटम हो जाएगा नेगेटिव। सिंस इन दोनों के मोमेंटम क्या करने हैं, हमें 0 करने हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इन दोनों के सेम हमें करने रहेंगे बच्चों, ठीक है। इनके क्वेश्चंस भी करेंगे हम, लिख देता हूं इसके लिए। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस initially at rest, a radioactive nucleus initially at rest decays then daughter nuclei then the daughter nuclei fly off in different direction, daughter nuclei fly off in different direction, fly off in different direction with different velocity। दोनों पार्टिकल अलग अलग, जो डॉटर न्यूक्लियाई, ये पेरेंट न्यूक्लियाई हो जाएगा, बी और सी डॉटर न्यूक्लियाई हो जाएंगे। तो इस डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस या डीके प्रोसेस में दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से फ्लाई ऑफ हो जाएंगे बच्चों, विद डिफरेंट स्पीड। क्या चीज कंजर्व रखेगा? टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा बच्चों, ठीक है। ओबेइंग डिफरेंट वेलोसिटी, ओबेइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चों, आप अल्फा पार्टिकल के बारे में जानते हैं? Yes, क्लास sir. 10th में पढ़ा होगा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बेसिकली एक हीलियम एटम ही होता है, और हीलियम एटम जो होता है, उसके मास की अगर हम बात करें, तो मास ऑफ ए हीलियम एटम इज 4 times द मास ऑफ प्रोटॉन। यस और नो? A helium atom has 4 times the mass of proton, and how much charge does it have? बच्चों बता सकते हो? हीलियम एटम पे कितना चार्ज होता है? Sir, +2. +2, मतलब 2 times ऑफ प्रोटॉन। तो जो हीलियम एटम होता है उस पे 4 times द मास ऑफ प्रोटॉन होता है, एंड 2 times द मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 2e इस पे चार्ज होता है बच्चों, ठीक है। चलिए, ये अब हमारे काम आएगा अभी फिलहाल। तो हम बात कर रहे थे रेडियो एक्टिव मटेरियल ए है, इनिशियली रेस्ट पे, इसके दो फ्रेगमेंट होते हैं, बी एंड सी। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करेंगे। मान लेते हैं इसका मास जो है वो कैपिटल एम मान लेता हूं, इसका मास स्मॉल एम मान लेता हूं। तो सी का मास क्या हो जाएगा?
कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि ये रेस्ट पे है। इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ vb, और इसकी वेलोसिटी में मान लेता हूँ vc। सो द टोटल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज m इंटू 0 विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखो m इंटू वी बी प्लस कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू VC। अभी हमने साइन कन्वेंशन नहीं लिया है, सिंपली P की वेलोसिटी VB मान ली, C की वेलोसिटी VC मान ली, और अगर P का मोमेंटम बोलूं तो मोमेंटम ऑफ B P हो जाएगा और ये भी P हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ये मुझे जीरो करना है तो क्या दोनों मोमेंटम इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन होने चाहिए? यस और नो? Yes, sir. Yes, दोनों both the momentum should be equal in magnitude and opposite in direction। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम दोनों का सेम हो गया बच्चों, मास दोनों का अलग अलग है। क्या आप बता सकते हैं किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मास को अगर आपको पता हो तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। इट मींस जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या कम कम होगी? होगी। कम होगी। फॉर सेम मोमेंटम द पार्टिकल हैविंग लार्जर मास विल हैव लेसर काइनेटिक एनर्जी। अगर सेम मोमेंटम है तो वेलोसिटी को भी मैं कंपेयर कर सकता हूँ। p इज डायरेक्ट इज इक्वल टू mv के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, p इज इक्वल टू mv के बराबर होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जिसका दोनों के लिए मोमेंटम सेम है तो m इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। इसका मतलब जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। कम। बेटा कांस्टेंट है ना, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी यस कम सर। होगी, और जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के एग्जांपल थे जो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग में फॉलो भी होते हैं बच्चों। इसके क्वेश्चंस भी बनते हैं, क्वेश्चंस भी हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए, अ हेवी न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A, a heavy nucleus of mass number A तो डिवाइड बाय पी क्यों किया था? डिवाइड बाय क्यू पी नहीं किया बेटा, ये जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये टर्म इसका पे मोमेंटम होगी, ये टर्म इसका मोमेंटम शो कर रही है, और दोनों का मोमेंटम इक्वल है। डिवाइड बाय पी नहीं किया, सिर्फ शो कर रहे हैं। चाहे तो हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं। ये लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मोमेंटम ऑफ ए बी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सी। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द पार्टिकल्स momentum will be same। चलिए, example was a heavy nucleus of mass number A initially at rest emits alpha particle with velocity v. Find the recoil speed and the recoil speed of daughter nuclei। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या दिया हुआ है, एक हेवी न्यूक्लियस है ए, और ये हेवी न्यूक्लियस एक अल्फा पार्टिकल को एमिट कर देगा। ठीक है जी, तो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएगा बी, और उसके अलावा यहाँ से निकलेगा एक अल्फा पार्टिकल। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं बात करता हूँ, जो हेवी पार्टिकल है ए, इसका जो मास नंबर है वो ए है। मतलब इसका मास, अगर मैं पार्टिकल ए का मास ए मान लूं, इसका मास क्या होता है, 4 हो जाएगा।
तो इसका मास क्या हो जाएगा बच्चों, A-4 हो जाएगा। यस और नो? अल्फा पार्टिकल का मास नंबर कितना होता है, 4 होता है। हीलियम के लिए मास नंबर 4 हो जाएगा। तो जो डॉटर न्यूक्लियर ये बी, उसके लिए जो मास नंबर है वो हो जाएगा A-4। क्लियर है बच्चों बात? ये बटा हटा देता हूं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन करे। मास नंबर 4 बी विल बी A-4। यस और नो? Yes. चलिए मोमेंटम कंजर्व करा लेते हैं। ए जो था वो रेस्ट पे था, बी की वेलोसिटी v डेज हमें फाइंड करनी है, और अल्फा पार्टिकल v स्पीड से जा रहा है। सो a इंटू 0 विल बी इक्वल्स टू A-4 इंटू v डेज प्लस 4v। तो यहाँ से 0 इक्वल्स टू A-4v डेज प्लस 4v। तो v डेज की वैल्यू बच्चों में मिल जाएगी -4v अपॉन A-4। यस और नो बच्चों? यस सर। यस। चलिए नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लीजिए। A projectile is projected at an angle theta with speed u। तो थीटा एंगल पे u स्पीड से इसे प्रोजेक्ट किया गया है उस इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे u स्पीड से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है एट द टॉपमोस्ट पॉइंट, एट द टॉपमोस्ट पॉइंट at the topmost point projectile exploded, projectile exploded, exploded into into two fragments m/3 and 2m/3। ठीक है, इनिशियली मास सेम था। तो टॉप मोस्ट पॉइंट कहाँ पे होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये प्रोजेक्टाइल दो फ्रेगमेंट में ब्रेक हो गया, m/3 एंड 2m/3। इफ m/3 जस्ट फॉल डाउन, जो फ्रेगमेंट m/3 है, इट इज जस्ट फॉल डाउन, then find the then find the first velocity of 2m/3, second the horizontal distance between them, horizontal distance between them when they hit the ground, hits the ground। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या बोला हुआ है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो प्रोजेक्टाइल है दो फ्रेगमेंट में ब्रेक हो गया, m/3 एंड 2m/3। m/3 जस्ट फॉल डाउन हो रहा है, तो इस केस में हमें 2m/3 की वेलोसिटी निकालनी है। सेकंड निकालना है हमें द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रेगमेंट्स व्हेन दे हिट्स द ग्राउंड। चलिए अगर हम बात करें कि 2m/3 और m/3 दो फ्रेगमेंट हो रहे हैं, एक फ्रेगमेंट जस्ट नीचे की तरफ जा रहा है m/3 का, और 2m/3 मान लीजिए इस इंस्टेंट पे इधर की तरफ जा रहा होगा किसी v वेलोसिटी से। तो बच्चों जब ये एक्सप्लोड किया होगा, ये ब्रेक हुआ होगा, उस इंस्टेंट से पहले और उस इंस्टेंट के बाद क्या मैं सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा दूं?
क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ पे एक्ट कर नहीं रहा, तो द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स कंजर्व्ड। और अगर ऐसा होता है तो बच्चों द इंस्टेंट जब ये एक्सप्लोड हुआ, कब तक कहाँ पे था, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और जब प्रोजेक्टाइल इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? 0। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होती है ना बेटा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, क्या ये u cos थीटा के बराबर होती है? यस यस। तो जब ये एक्सप्लोड हुआ उससे जस्ट पहले, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम की अगर बात करूं तो इनिशियली ये हॉरिजॉन्टली चल रहा था किस स्पीड से? u cos थीटा से। इसका मास था m। और आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हुआ? ये दो टुकड़ों में ब्रेक हो गया। एक टुकड़ा रहा m/3, दूसरा टुकड़ा रहा 2m/3। m/3 जस्ट नीचे गिर रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और इसकी वेलोसिटी में मान लेता हूं v। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। चलिए टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम को कंजर्व करा देते हैं, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी mu cos थीटा, that will be equals to m/3 into 0 plus 2m/3 into v। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या मिल जाएगी? देखिए v will be equals to m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बी 3/2 u cos थीटा। यस और नो बच्चों? The यस सर velocity of second fragment, the velocity of fragment of 2m/3 will be equals to 3/2 u cos theta। ये तो रहा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे। What the horizontal distance between the two fragments when they hits the ground। चलिए अगर हम देखें तो जो m/3 वाला फ्रेगमेंट है वो बिल्कुल फ्री फॉल हो रहा है, तो क्या वो यहाँ पे गिर जाएगा बच्चों? यस और नो? Yes, sir. यस। ये टोटल डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? ये टोटल डिस्टेंस आर होती है। अगर ये फ्रेगमेंट नहीं टूटा हुआ होता, फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ होता, तो ये पार्टिकल यहाँ पे गिरता, मतलब आर पे गिरता। अभी ये कहाँ पे गिर रहा है? बिल्कुल मिड में गिर रहा है। तो क्या मैं कह दूं कि ये डिस्टेंस x रहेगी, और x विल बी इक्वल्स टू r/2 हो जाएगा। x1 बोल दूं तो x1 विल बी इक्वल्स टू r/2। द डिस्टेंस ऑफ mass of m/3 from the center of mass will be r/2। yes or no? यस सर yes। चलिए दूसरा फ्रेगमेंट जो कि v वेलोसिटी से जा रहा था, v की वैल्यू 3/2 u cos थीटा होती है। हो सकता है ये कहीं यहाँ गिर रहा हो बच्चों। यस और नो? ये कहाँ गिरेगा? यहाँ गिरेगा। तो इसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x2 हो जाएगी। ये डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं बच्चों। चलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आफ्टर फ्रेगमेंटेशन इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है 3/2 u cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2m/3 की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमें पता है। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम डाउनवर्ड? नीचे आने में इसका कितना टाइम लगेगा? क्या ये टाइम t इक्वल्स टू u sin थीटा बाई जी के बराबर होगा? यस सर u sin थीटा बाई जी के बराबर। जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है ऊपर जाने का प्लस नीचे आने का। तो बस केवल ये कौन सा टाइम यूज करेगा? नीचे आने वाले का। तो हाफ टाइम विल बी u sin थीटा बाई जी। तो बच्चों ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस टाइम में? ये करेगा द x विल बी इक्वल्स टू, ये x की बात नहीं कर रहे, टोटल इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये ट्रेवल करने वाला है, मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से d है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d क्या हो जाएगी बच्चों? d विल बी इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 3/2 u cos थीटा multiplied by u sin थीटा into g। yes or no? and d will be equals to, देखिए क्या हो जाएगा ये 3/2 u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी
साइन थीटा कोस थीटा को क्या लिखा जा सकता है बच्चों? साइन थीटा कोस थीटा को लिखा जा सकता है साइन 2 थीटा बाई 2, यस और नो? क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। तो साइन थीटा कोस थीटा को मैंने लिख दिया साइन 2 थीटा, और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या होता है बच्चों? क्या ये आर होता है, यस और नो? तो ये हो जाएगा 3r/4। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 3r/4। तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी दोनों फ्रेगमेंट्स के बीच में? 3r/4। 3r/4। ठीक है बच्चों, ये दोनों फ्रेगमेंट्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। चलिए, अभी हमने बात की थी बच्चों कि टोटल मोमेंट या सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास का सम 0 होता है, ये वाली बात की थी हमने। m1x1 प्लस m-m(x2) इक्वल्स टू 0, यस और नो बच्चों? हाँ बोलिए बेटा, कुछ बोल रहे हो बच्चों? नहीं। चलिए, तो एक इक्वेशन हमने लिखी थी m1x1 प्लस m-m(x2) इक्वल्स टू 0। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये चीज सही है या नहीं है। क्या बोल रहे हो बेटा? आवाज क्लियर नहीं आ रही यार आपकी। सर आपने सर 0 = 0 कर दिया सर, वो समझ नहीं आया था। हाँ, देखो इसको हम ऊपर पढ़े हुए हैं बेटा, ऑलरेडी ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये 0 होता है। चलिए इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ये 0 क्यों होता है, ठीक है? यस सर। ये दो पार्टिकल है बच्चों, मैं दोबारा से बता रहा हूँ पूरी की पूरी चीज। ये पार्टिकल है मास m1, ये पार्टिकल है मास m2, ठीक है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d, m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस है d, ठीक है? इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा इनके बीच में होगा कहीं भी, यस और नो? ये हो जाएगा इनका सेंटर ऑफ मास। यस सर। यस, ये इनका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। चलिए ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, तो क्या ये डिस्टेंस d माइनस x के बराबर हो जाएगी बच्चों, यस और नो? यस सर। यस, अगर एक डिस्टेंस x है तो x d माइनस x के बराबर हो जाएगी। चलिए, अब अगर हम बात करें तो x सेंटर ऑफ मास, x COM इज इक्वल टू क्या होता है? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, यही होता है बच्चों। यस सर। यस, यही होता है ना? चलिए, अब अगर हम ये कह दें कि सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैं सेंटर ऑफ मास से लेके चलूं, तो ये हो जाएगा 0,0, यस और नो? यस सर। यस, अगर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0,0 लेके चलूं, ये हो जाएगा। तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0। एक्स सेंटर यस। ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0। 0 इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊं m1 प्लस m2 जो यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसको इधर की साइड ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? m1x1 प्लस m2x2 विल बी इक्वल्स टू 0, यस और नो बच्चों? यस सर। यस, तो ये क्या हो गया? m1x1, ये हो गया मोमेंट ऑफ मास 1 अबाउट द सेंटर ऑफ मास। m2x2 क्या हो गया? मोमेंट ऑफ मास m2 अबाउट द सेंटर ऑफ मास। और इन दोनों का सम क्या हो गया बच्चों? 0 के बराबर हो गया, यस सर। ठीक है? इसीलिए हमने कहा था कि द मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट द सेंटर इज 0 होता है, ठीक है? अब सेम चीज किस में यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या ये 0 है या नहीं है, ठीक है? सेम चीज में इस क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ, ठीक है? अब अगर मैं बात करूं कि जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या लेना होगा, मुझे 0,0 लेना होगा, यस और नो? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या लेगा? 0,0। अगर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो बच्चों x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे?
ये जो डिस्टेंस है x1, क्या x1 की वैल्यू इस केस में माइनस ऑफ r/2 हो जाएगी? बताइए भाई। जीरो से किधर चल रहा हूं मैं? जीरो से लेफ्ट साइड में चल रहा हूँ। कितना चल रहा हूँ? r/2। m/3 की पोजीशन कहाँ पे है सेंटर ऑफ मास से? माइनस r/2 है। फर्दर x2 जो 2m/3 पार्टिकल है उसकी सेंटर ऑफ मास से पोजीशन क्या है बच्चों? x2, और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? d माइनस r2। तो ये लो भाई, x2 इज इक्वल टू d माइनस r/2। d की वैल्यू है 3r/4 माइनस r/2। क्या आ जाएगा बच्चों? क्या ये x2 इक्वल टू प्लस का r/4 आ जाएगा? चेक कर लीजिए। पोजीशन ऑफ मास m1 एंड m2 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, क्या ये माइनस r/2 और प्लस का r/4 है? यस और नो? यस सर। यस। चलिए अब कर लीजिए ये सम। m1 x1 प्लस m2 x2 इक्वल्स टू 0। m1 की वैल्यू इस केस में हमारे पास है m/3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऑफ r/2 प्लस 2m/3 मल्टीप्लाइड बाई r/4। क्या आ रहा है देखो ये? इट विल बी माइनस ऑफ mr/6 प्लस इससे ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया। mr/6, क्या ये 0 आ गया बच्चों? यस सर। यस। तो यही चीज मैं बता रहा था आपको, ठीक है ना बेटा? कि जब भी पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होता है, सिंस कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो जो दो फ्रेगमेंट हैं उनका सेंटर ऑफ मास होगा वो कंटिन्यू उसी प्रोजेक्टाइल पाथ पे ही, पैराबोलिक पाथ पे ही कंटिन्यू मूव करता रहेगा। ठीक है बच्चों? चलिए नेक्स्ट बच्चों, ये तो था हमारा सेंटर ऑफ मास एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड टॉपिक। अब आता है हमारा, देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी तक हमने वर्क पावर एनर्जी में स्केलर प्रोडक्ट का यूज किया था, और वेक्टर में एक और मल्टीप्लीकेशन था हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट। यस और नो? क्रॉस प्रोडक्ट का अभी तक हमने फिजिक्स में यूज नहीं किया था। तो अब इस वाले चैप्टर में रोटेशनल मोशन में हम क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज करेंगे बच्चों। तो वापस से रिवाइज कर लेते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट को एक बार। ओके? यस सर। यस। तो थोड़ा सा जल्दी रखें या किसी कोई बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा? आई थिंक अपन ये थर्ड बार पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों, तो थोड़ा सा फास्टर ले लिया जाए। इफ यू, किसी बच्चे अगर कंफर्टेबल हो तो आप। नॉर्मल। ठीक है बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट, और जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो दो वेक्टर्स का जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे या दो वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो भी एक वेक्टर ही मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट करते थे, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते थे तो रिजल्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती थी, स्केलर प्रोडक्ट मिलता था। बट जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगी? एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट? मान लीजिए हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, ये एक प्लेन है, और इस प्लेन पे दो वेक्टर्स हैं बच्चों। ये दो वेक्टर्स हैं इस प्लेन पे, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। ठीक है बच्चों? इन दोनों वेक्टर ए और बी के बीच में मान लेते हैं कोई एंगल थीटा है, तो इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल बी रिटन एज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या लिखेंगे बच्चों इसे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, एंड इट विल बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों ये? ए बी साइन थीटा। और यहाँ पे हम डाल देंगे एन कैप। एन कैप क्या है? एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ
ए क्रॉस बी क्या हो जाएगी, एन कैप देगा। तो बेसिकली हमें दोनों सेंस मिल रहे हैं। दो वेक्टर्स का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं तो मुझे मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और उसके साथ डायरेक्शन भी मिलेगी। तो मुझे मैग्नीट्यूड भी निकालना सीखना पड़ेगा और डायरेक्शन भी निकालनी सीखनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं बच्चों सिंपली ए और बी, तो ए और बी क्या है यहाँ पे, ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। क्लियर है बच्चों बात? Yes, sir. A and B are the magnitudes of vector A and B respectively। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें कि डायरेक्शन, तो बच्चों डायरेक्शन निकालने के दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने के दो तरीके होते हैं, या दो मेथड यूज कर सकते हैं हम। बेसिकली दो मेथड हमें दिए हुए, एक राइट हैंड स्क्रू रूल एंड राइट हैंड थंब रूल। आई थिंक राइट हैंड थंब रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अगर हम राइट हैंड को कर्ल करें सच दैट कि मैं वेक्टर ए से वेक्टर बी तक थ्रू द शॉर्टेस्ट एंगल, हम राइट हैंड की फिंगर्स को वेक्टर ए से वेक्टर बी तक कर्ल करते हुए लेके जाएं, तो जो थंब होगा वो क्या करेगा, वो थंब हमें इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन दे देगा। तो अभी इस केस में अगर आप देखेंगे बच्चों, तो अगर मैं राइट हैंड को वेक्टर ए से वेक्टर बी तक कर्ल करते लेके जाऊं, तो थंब क्या वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है? यस सर। यस। और यही इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। मान लेते हैं इसको मैं वेक्टर सी बोल देता हूं कि ए क्रॉस बी से जो मुझे मिल रहा है, रिजल्टेंट मिल रहा है, वो वेक्टर सी है। तो वेक्टर सी की डायरेक्शन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। और जो वेक्टर सी रिजल्टेंट हमें मिला है बच्चों, ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा बच्चों। क्लियर है बात? यस सर। यस। तो एक मेथड तो था हमारा राइट हैंड थंब रूल का। ठीक है जी। सेकंड मेथड आता है हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल से भी हम तो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल, चलिए इसके अकॉर्डिंग क्या होता है राइट हैंड स्क्रू रूल के लिए। राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए मैं एक स्क्रू को, देखो बच्चों बुक है आपके पास? Yes, sir. चलिए मैं डायग्राम दिखाई देता हूँ, वेट कीजिए एक मिनट। एक सेकंड बच्चों। चलिए राइट हैंड स्क्रू रूल कुछ इस तरीके से वर्क करेगा बच्चों। डायग्राम विजिबल है? Yes, sir. यस। तो एक स्क्रू को आप यहाँ पे इस तरीके से वर्टिकली रख दीजिए, और वर्टिकली रख के आप अगर इसे ए से बी तक रोटेट करेंगे, स्क्रू को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे सच दैट किधर,
ए से वेक्टर बी तक रोटेट करेंगे, तो इस प्रोसेस में ये स्क्रू जिस डायरेक्शन में एडवांस होगा, इस पूरी प्रोसेस में ए से बी तक रोटेट करो थ्रू द शॉर्टेस्ट एंगल, अगर आप इसे रोटेट करोगे तो ये ऊपर की तरफ एडवांस होगा, और जिस डायरेक्शन में ये एडवांस होगा, जिस डायरेक्शन में द स्क्रू मूव करेगा, वही क्या होगी बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो दोनों तरीके से, राइट हैंड थंब रूल से भी और राइट हैंड स्क्रू रूल से भी आप डायरेक्शन ऑफ वेक्टर निकाल सकते हैं बच्चों। ओके, यस सर। यस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट कम्युलेटिव, नॉट कम्युलेटिव। What is mean by this property? It means A cross B is not equals to B cross A। ठीक है बच्चों, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा, जबकि डॉट प्रोडक्ट में या एडिशन में ये प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती थी, A प्लस B इज इक्वल्स टू B प्लस ए बी होता था नहीं होता था। A डॉट B इज इक्वल्स टू बी डॉट ए बी होता था, बट इनमें कम्युलेटिव होता है, क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट में कम्युलेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो होता है किस तरीके से, मींस ए क्रॉस B plus C, A cross B plus C will be equals to A cross B plus A cross C। ठीक है बच्चों, यहाँ पे वेक्टर A का मल्टीप्लीकेशन को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इट हैज ए टेंडेंसी टू डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके बच्चों, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, A cross B, A cross B does not change sign under reflection। A cross B does not change sign अंडर रिफ्लेक्शन। देखो इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, इस प्रॉपर्टी का मतलब है अगर मैं वेक्टर ए के और बी के आगे मिरर लगा दूं तो क्या होगा, ये उल्टा प्रतीत होगा, उल्टा दिखाई देगा। वेक्टर ए क्या होगा, माइनस ए हो जाएगा, वेक्टर बी क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस माइनस ऑफ वेक्टर बी, जो सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, अगेन ए क्रॉस बी के बराबर ही हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी, कि ये रिफ्लेक्शन के साथ अपने साइन चेंज नहीं करेगा। ओके बच्चों, चलिए द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ क्या होगा बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ विल बी जीरो। क्या होगा, ये जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, देखो अगर मैं बात करूं ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इंटू कोस थीटा। बच्चों वेक्टर ए का वेक्टर ए के साइन थीटा होता है, सॉरी, वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। साइन जीरो कितना होता है, 0 होता है। तो दो वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है बच्चों बात। चलिए फिफ्थ हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर।
चलिए बच्चों, 3 यूनिट वेक्टर होते हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग, आई केप, जे केप एंड के केप। यस और नो बच्चों? यस। तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, जेड एक्सिस। बच्चों पॉजिटिव आई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई केप होता है, पॉजिटिव जेड वाई एक्सिस के अलोंग जे केप होता है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग के केप होता है। अगर हम यूनिट वेक्टर आई क्रॉस जे करें, या इटसेल्फ कर लेते हैं पहले, कि आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूं, जे का जे से के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूं और के का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूं, तो क्या ये डेफिनेटली मुझे जीरो ही दे देंगे? यस सर। यस सर। यस। तो किसी भी वेक्टर का उसके खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो देता है, इसी तरीके से किसी भी वेक्टर का, किसी भी यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ क्या वैल्यू दे देगा? जीरो वैल्यू दे देगा। फर्दर अगर हम बात करें आपस में, तो आई क्रॉस जे, बच्चों आई क्रॉस जे अगर हम करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? देखो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड थंब रूल लगा के फिंगर को, राइट हैंड की फिंगर्स को आई से जे की तरफ कर्ल करके लेके जाओगे, तो क्या ये डायरेक्शन के पा जाएगी? Yes, sir. यस। सिमिलरली जे क्रॉस के लिए क्या डायरेक्शन मिल जाएगी? फॉर जे क्रॉस के द डायरेक्शन विल बी आई केप। फर्दर के क्रॉस आई की अगर हम बात करें, तो के क्रॉस आई की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? के क्रॉस आई की डायरेक्शन हो जाएगी जे केप। Yes, बट sir. अगर हम इनका उल्टा करते हैं कि जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा बच्चों? जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस का के केप। सिमिलरली के क्रॉस जे, के क्रॉस जे दे देगा माइनस का आई केप, एंड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के दे देगा हमें माइनस का जे केप। यस और नो? यस। तो ये हो गए यूनिट वेक्टर्स के आपस में क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों? अब मान लीजिए वेक्टर हमें दिया हुआ है 3D फॉर्म में, कि वेक्टर ए जो है इट इज ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप। ये वेक्टर ए दिया दिया हमें, और वेक्टर बी हमें दे दिया। मान लीजिए वेक्टर बी इज गिवन एज बी एक्स आई केप बी वाई जे केप प्लस बी जेड के केप। ये वेक्टर बी हमें मिल गया बच्चों। अगर इनका हमें डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के लिए आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं चाहे तो। ये हो जाएगा ए एक्स आई केप ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप क्रॉस बी एक्स आई केप बी वाई जे केप प्लस बी जेड के केप। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इनका जो वैल्यू होगा बच्चों ए क्रॉस बी की, इट विल बी इक्वल्स टू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस ये जे केप हो जाएगा, ये आई केप हो जाएगा बच्चों, और लास्टली ये होता है ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के केप। तो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी ए क्रॉस बी की। ऑल्दो ये जो वैल्यू आई है, ये याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यस और नो? यस सर। ये याद किया हुआ है किसी ने? किया हुआ है बच्चों? नो। चलिए, तो एक दूसरा मेथड भी है बच्चों। दूसरा मेथड है डिटर्मिनेंट मेथड, और डिटर्मिनेंट मेथड से हम इसे किस तरीके से सोल्व करेंगे देखिएगा। या तो आप ये वैल्यू डायरेक्ट याद रख लीजिए, ठीक है,
या हम यूज करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए क्रॉस बी के लिए। हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो एक 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी जिसमें 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो फर्स्ट जो रो होगी आई जे के। सिंस हम ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो पहले ए की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, आई कैप जे कैप और के कैप के करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड। बी के लिए मैग्नीट्यूड लिख दीजिए बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी एक 3x3 की मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स को सोल्व करने का क्या तरीका रहेगा, देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वर्टिकल कॉलम को हम हाइड कर देंगे, आई कैप वाले को। तो आई ए एक्स और बी एक्स को हाइड कर लेते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास जे के वाला वर्टिकल कॉलम बचेंगे, यस और नो। सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा बच्चों। यस नो, ये वाला पार्ट बचेगा बच्चों। पहले आई कैप को हाइड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर बीच वाले पार्ट को हाइड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमें मिल जाएगा ये वाली चीज। और फिर हम हाइड करेंगे थर्ड वाली रो हाइड करेंगे, सॉरी थर्ड वाला कॉलम। तो हमें रिजल्ट मिलेगा ये। तो बेसिकली एक एक करके हम तीनों को हाइड करेंगे। इनको यूज कैसे करेंगे, अब देखो। जब मैंने फर्स्ट वाले आई वाले कॉलम को हाइड किया, तो अब मैं यूज करूंगा पहले ये मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन क्या था बच्चों, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड आई कैप। ठीक है बच्चों, चलिए अब सेकंड वाले पे आते हैं। दिस मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस मल्टीप्लीकेशन, तो पहले ही माइनस लगा देंगे और ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड जे कैप। प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्दर वो का वही प्रोसेस, दिस मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई के कैप। ठीक है बच्चों, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड आई कैप माइनस ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई के कैप। ठीक है बच्चों, सेम रिजल्ट है, आप चाहें तो मैच कर लीजिए। सेम रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलने वाला है। इसका एक क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। मैट्रिक्स मेथड बच्चों जनरली बहुत इजियर पड़ता है, इसी को फॉलो किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो बात। यस सर। यस, चलिए एक क्वेश्चन कर ले बच्चों जल्दी से। यस सर। ओके बेटा, मान लीजिए वेक्टर ए हमें दिया हुआ है, वेक्टर ए इज आई के प्लस 2 जे के माइनस 3 के। फिर वेक्टर बी हमें दिया हुआ है आई के माइनस 2 जे के प्लस के। ठीक है बच्चों, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है। फाइंड ए क्रॉस बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए मैट्रिक्स बना देते हैं जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विल बी इक्वल्स टू आई जे के। बच्चों क्या करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगी वेक्टर ए के लिए, क्या ये 1 2 -3 हो जाएंगी। यस सर। वेक्टर बी के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यूज बताइए। 1 - 2 + 1। 1 - 2 1 - प्लस 1.
1 माइनस 2 प्लस 1 बेटा, ठीक है। चलिए, तो पहले आई वाले कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, 2 इंटू 1 2 माइनस -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 6 हो जाएगा आई कैप। देन माइनस ऑफ जे वाले कॉलम को हाइड करेंगे, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा बच्चों, -3 जे कैप, प्लस के वाले कॉलम को हाइड करेंगे तो 1 इंटू -2 -2 इंटू 1 2 के कैप, और ये हो जाएगा -4 आई कैप, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये तो 1 + 3 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस का 4 के कैप। ठीक है बच्चों, तो दिस विल बी द वैल्यू -4 आई कैप -4 जे कैप एंड -4 के कैप। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम वेक्टर प्रोडक्ट कर सकते हैं किन्हीं भी दो वेक्टर्स का। ओके, Yes, Yes, sir. sir. चलिए अब इसका हम रोटेशनल मोशन में यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.